इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ ज़ियाउद्दीन बर्नी और उनके तारीख-ए-फ़िरोज़शाही ग्रंथ के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारीख-ए-फ़िरोज़शाही नाम के दो ग्रंथ हैं। एक की रचना ज़ियाउद्दीन बर्नी ने की थी और दूसरे की रचना शम्स-ए-सिराज ने की थी। शम्स-ए-सिराज ने तारीख-ए-फ़िरोज़शाही की रचना की थी, उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा। इस वीडियो में मैं ज़ियाउद्दीन बर्नी के तारीख-ए-फ़िरोज़शाही की चर्चा करूँगा। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही वैसे तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानने के लिए बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे-अच्छे ग्रंथ मिल जाएंगे। लेकिन तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में कुछ ऐसी बातों की चर्चा की गई है जो अन्य ग्रंथों में नहीं की गई है। जैसे मुबारक शाह खिलजी और मुबारक हसन के मध्य में जो शारीरिक संबंध था उसकी चर्चा ज़ियाउद्दीन बर्नी के तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में ही की गई है। तो जो गुप्त बातें हैं उनकी भी चर्चा तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में की गई है, लेकिन ये चर्चा अन्य ग्रंथों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए तारीख-ए-फ़िरोज़शाही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं तारीख-ए-फ़िरोज़शाही और ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने नोट्स भी तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी जाके नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी और तारीख-ए-फ़िरोज़शाही के बारे में। यह है सूचना, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी के इतिहास पर। ज़ियाउद्दीन बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ज़ियाउद्दीन बर्नी को समकालीन इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी का जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में 1285-86 में हुआ था। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में 1285-86 में ज़ियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। ज़ियाउद्दीन बर्नी के पिता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के निजी तथा सबसे विश्वास पात्र कर्मचारियों में से एक थे। ज़ियाउद्दीन बर्नी के राजनीतिक इतिहास का सफर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से शुरू होता है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ज़ियाउद्दीन बर्नी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ज़ियाउद्दीन बर्नी के जो पिता थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के निजी कर्मचारियों में से एक थे और सबसे विश्वास पात्र कर्मचारियों में से भी एक थे। तो आपको ये यहाँ पे समझना है। और ज़ियाउद्दीन बर्नी का जो राजनीतिक जो सफ़र है उसकी शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ज़ियाउद्दीन बर्नी को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा इसका ध्यान रखना है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 17 वर्षों तक राज दरबार में सेवा की। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को दयावान और क्रूर दोनों तरह का शासक बताया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामिक शरीयत के कानून का अच्छा ज्ञान नहीं था और वह कभी-कभी अपने फैसले स्वयं लेता था, जो इस्लामिक उलेमा वर्ग के खिलाफ होते थे, जिसमें उसकी खूब आलोचना भी होती थी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को दयावान और क्रूर दोनों तरह का शासक बताया है अपने तारीख-ए-फ़िरोज़शाही ग्रंथ में। और ज़ियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामिक शरीयत के कानून का ज्ञान नहीं था और वह कभी कभी क्या करता था कि जो फैसले होते थे वो स्वयं लेता था, जो इस्लामिक उलेमा वर्ग के खिलाफ होती थी, जिसमें उसकी खूब आलोचना भी होती थी। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ज़ियाउद्दीन बर्नी दरअसल कहना क्या चाहते हैं। ज़ियाउद्दीन बर्नी का यहाँ पर कहने का जो मतलब है उसे ध्यान से समझो। ज़ियाउद्दीन बर्नी का मतलब है कि जो भी फैसले लिए जाएं, जो भी न्यायिक फैसले लिए जाएं, वो सिर्फ इस्लामिक कानून के आधार पर लिए जाएं। भारत में हिंदू जनता है, उस पे इस्लामिक कानून कैसे लगा सकते हो, पहले आपको ये यहाँ पर समझना है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया है कि कुछ फैसले स्वयं की इच्छा पे लिए हैं और जो
इस्लामिक उलेमा वर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। इस चक्कर में खूब आलोचना भी होती थी। तो ज़ियाउद्दीन बरनी ने इसका जिक्र अपने तारीख-ए-फ़िरोज़शाही ग्रंथ में किया है। ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख-ए-फ़िरोज़शाही व फ़तवा-ए-ज़हादारी हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्यों में से एक थे। ज़ियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक के सभी विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक थे। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ज़ियाउद्दीन बरनी ने 2 ग्रंथों की रचना की थी, तारीख-ए-फ़िरोज़शाही और फ़तवा-ए-ज़हादारी। इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। ज़ियाउद्दीन बरनी सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे और मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक थे। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तारीख-ए-फ़िरोज़शाही की। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही की रचना ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज़ियाउद्दीन बरनी ने तारीख-ए-फ़िरोज़शाही की रचना किस भाषा में की थी? फारसी भाषा में की थी। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जैसा कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि तारीख-ए-फ़िरोज़शाही बहुत ही अलग ग्रंथ है। इसमें उन बातों की भी चर्चा की गई है जो बहुत ही गोपनीय थी। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि तारीख-ए-फ़िरोज़शाही ग्रंथ सबसे अलग है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानने के लिए आपको बहुत सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, सैकड़ों ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में जो जानकारी मिलती है वो अन्य किसी ग्रंथ में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में शासक के अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों पर चर्चा की गई है। और दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानने के लिए कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, लेकिन उन ग्रंथों में क्या किया गया है कि शासक की बहुत अच्छाई बताई गई है। उनमें बुराई को छुपाने की कोशिश की गई और अच्छाई को बताने की कोशिश की गई है। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में 1239 से लेकर 1359 ईस्वी के मध्य का इतिहास विस्तार से बताया गया है, जिसमें बलबन से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन काल तक की घटनाओं का विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे क्या समझना है? आपको केवल इतना ही समझना है कि तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में बलबन से लेके फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन काल तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये बस इतना ही समझना है आपको। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही का अंग्रेजी में अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया है। आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि तारीख-ए-फ़िरोज़शाही का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इलियट और डाउसन ने किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही तबक़ात-ए-नासिरी का उत्तर भाग माना जाता है, क्योंकि इसके इतिहास की शुरुआत ठीक वहाँ से होती है जहाँ पर तबक़ात-ए-नासिरी का इतिहास समाप्त होता है। इसीलिए इतिहासकारों ने तारीख-ए-फ़िरोज़शाही को तबक़ात-ए-नासिरी का उत्तर भाग कहा है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही और तबक़ात-ए-नासिरी। तबक़ात-ए-नासिरी का उत्तर भाग किसको कहा जाता है? तारीख-ए-फ़िरोज़शाही को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि तारीख-ए-फ़िरोज़शाही का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पे तबक़ात-ए-नासिरी का इतिहास समाप्त होता है। इसीलिए इतिहासकारों ने तारीख-ए-फ़िरोज़शाही को तबक़ात-ए-नासिरी का उत्तर भाग कहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तबक़ात-ए-नासिरी, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, क्योंकि तबक़ात-ए-नासिरी दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और तबक़ात-ए-नासिरी में मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पे किए गए आक्रमणों, कुतुबउद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसीलिए तबक़ात-ए-नासिरी भी बहुत महत्वपूर्ण है और वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू वस्तुओं की चोरी किया करते थे। इसीलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की चोरी करने वाले काफिरों को कड़ी सजा देने की व्यवस्था की थी। तो पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था ये बहुत ही प्रसिद्ध टॉपिक है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है।
तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और तारीख ए फिरोजशाही में ऐसा कहा गया है कि हिंदू यानी काफिर, मैं आपको बता दूं कि काफिर ये शब्द थोड़ा किसके लिए कहा गया है? जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, या जो भी अन्य धर्म के लोग हैं, उन सभी को काफिर कहा जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे ये शब्द लिख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है इतिहास में। तो जो स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाते कि सर ये काफिर है वो किसको कहा जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि काफिर गैर मुस्लिमों को कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि काफिरों के द्वारा वस्तुओं की चोरी की जाती थी, और इसीलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की चोरी करने वाले काफिरों को कड़ी सजा देने की व्यवस्था की थी। कड़ी सजा देने की व्यवस्था क्या की थी? उनका मांस खींच लिया जाता था। इतनी कड़ी व्यवस्था थी। जो भी लोग चोरी किया करते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि उनका मांस, शरीर से मांस खींचने का आदेश दिया था। तारीख ए फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था, ये जो लाइन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। वैसे तारीख ए फिरोजशाही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं। मेरे पास उपलब्ध है, इसे मैंने पढ़ा है। तो इसीलिए इसमें जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत दिलचस्प जानकारी इस ग्रंथ में मिलेगी आपको। ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया फतवा ए जहांदारी ग्रंथ को तारीख ए फिरोजशाही का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक दर्शन का विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। फतवा ए जहांदारी, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? ज़ियाउद्दीन बरनी ने की थी। लेकिन इस ग्रंथ को तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ का ही हिस्सा माना जाता है, और इस ग्रंथ में राजनीतिक दर्शन की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? फतवा ए जहांदारी में। तो इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है कि ये तारीख ए फिरोजशाही का ही हिस्सा है। तो वीडियो में आपको क्या याद रखना है? वीडियो में आपको याद रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हाईलाइट उसी चीज को करता हूं जो प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी अन्य परीक्षा में आने लायक है। मैं उसी चीज को हाईलाइट करता हूं। तो इसलिए जितना मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है ये सब आपको याद रखना है ध्यान से। और अगर आपको अपने नोट्स भी तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। और अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा दोबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।